गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बीओडी के बारे में, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है बीओडी। ठीक है, जितने भी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं सब इस पर बेस्ड होती हैं। ठीक है ना, तो ये वो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को करता है, डिकम्पोज करता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं बीओडी। और इसको स्टैंडर्ड 5 दिनों के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला जाता है, जो कि स्टैंडर्ड बीओडी बोलते हैं इसको। और ये अल्टीमेट बीओडी की 68% होती है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपके सामने। आगे कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको, तो इसके लिए सिंपल सा टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट सैंपल लेते हैं। ठीक है ना, देखो आपके सारे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये टेस्ट सैंपल है, ये टेस्ट सैंपल लिया हुआ है, इसकी मैंने वॉल्यूम XML लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम एरेटेड वाटर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एरेटेड वाटर। इसका वॉल्यूम कितना है? YmL। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद इसको हम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइल्यूटेड सैंपल, जिसको हम बोलेंगे ZmL। और डाइल्यूट करने के बाद इसको हम रख देंगे इंक्यूबेटर के अंदर। इंक्यूबेटर के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर इंक्यूबेशन हो सके। इंक्यूबेशन मतलब क्या है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट बना रहे, बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो डिज़ोल्व डाइल्यूटेड सैंपल को 5 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ठीक है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि डाइल्यूटेड सैंपल को इंक्यूबेटर में रखने से पहले जो ऑक्सीजन वहाँ पर होती है उसको बोलते हैं DO इनिशियल, दैट इज़ नोन एज DO इनिशियल। और आफ्टर इंक्यूबेशन जो ऑक्सीजन होती है दैट इज़ नोन एज DO फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर काम में आता है, दैट इज़ DF। तो DF क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल। वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल मतलब आफ्टर डाइल्यूशन जो सैंपल तैयार हुआ है उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल बोलो, टेस्ट सैंपल बोलो, या इसको अनडाइल्यूटेड सैंपल बोलो, सारी एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और क्या लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर कोई लिखा हुआ है इसको, it is determined by diluting the known volume of test sample with the known volume of aerated sample and noting the dissolved oxygen of diluted sample before and after incubation for 5 days at 20 degree centigrade. Generally 300 ml size bottle are used for incubation and all the source of light must be excluded. तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी जो भी लाइट आ रही है, जिस भी सोर्स से लाइट आ रही है उस सोर्स को हम यहाँ पे हटा देते हैं। क्यों? अगर वहाँ पे लाइट आएगी, लाइट से क्या होगा, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो आफ्टर इंक्यूबेशन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल आने वाली है उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो मेरी बीओडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? एक्चुअल बीओडी से। ठीक है ना, उसके बाद समझाया था आपको। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? DF हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरा? बीओडी फाइंड कैसे करेंगे? तो बीओडी फाइंड करने के लिए बताइए दिया आपको यहाँ पर, बीओडी फाइंड करने या तो बीओडी बोलो या फिर BOD 5 बोलो, एक ही बात होती है। कैलकुलेट करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे ऊपर निकाल रखा है हमने। ठीक है, तो ऐसे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नीचे आ जाइए। जैसे सर्वे क्वेश्चन भी किया हुआ अपन लोगों ने, जैसे 2.5% रॉ सीवेज हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 250 ml। 2.5 नहीं, दैट इज़ 25। सही कर देंगे यहाँ पर, ये 25 है, इज 25 ml। 25 ml ऑफ रॉ सीवेज हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 250 ml। तो इसका मतलब क्या हो गया? DF निकालने के लिए डाइल्यूटेड सैंपल कितना हो गया? 250। ठीक है ना, 2.5 साइज। ठीक है ना, और यहाँ पर जो नीचे जो सैंपल आएगा वो क्या है? हमारा टेस्ट सैंपल, दैट इज़ 2.5। तो ऐसे DF कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर यहाँ पर? ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? DO कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स एट बिगिनिंग ऑफ द BOD टेस्ट वॉज 8 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब ये क्या था मेरा? दिस इज़ माई DO इनिशियल। ये मेरा क्या है? दिस इज़ माई DO इनिशियल। और DO फाइनल क्या है मेरा यहाँ पर? DO फाइनल इज़ 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूले के अंदर आपको? DO इनिशियल माइनस DO फाइनल निकालना हो तो 8 माइनस 5 कर देंगे, दैट विल बी 3 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पर BOD कितना आ जाएगा? DF इंटू DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, दैट इज़ 3, एंड DF कितना है? 100। तो 100 इंटू 3 दैट इज़ 300। तो दैट इज़ BOD एट BOD ऑफ 5 days एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड BOD। ओके, नीचे चलते हैं। ये मैं समझा चुका हूँ आपको लेक्चर के अंदर। तो अब ये है क्या बोलते हैं, इसमें वही बताया गया है, एज पॉइंटेड अर्लियर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन डिमांड फॉर द फर्स्ट 5 days
अपॉन अ नंबर ऑफ सैंपल एंड द एवरेज इज टेकन एज द BOD टाइप एंड द टेस्ट सैंपल, मतलब बहुत सारे सैंपल्स पे ये टेस्ट किया जाता है और उनका हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई होती है इस डिकम्पोजिशन के लिए वो स्टार्टिंग के 5 डेज़ में होती है। ठीक है ना, आगे आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। वो लिखा हुआ है in fact if the oxygen supply is made available for periods more than 5 days it is found that the oxygen is consumed rapidly for 6 or 7 days and then slows down until the end of 20 days and so on. Thereafter it may again accelerate for some times and again slow down to a very low rate for an indefinite period। ठीक है ना, तो ये आपको बता दिया मैंने। आपकी फर्स्ट डिमांड होती है उसको जो कि 20 डेज़ के लिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज डिमांड या फिर कार्बोनियस डिमांड। ठीक है, उसके बाद देखो ये आप कह सकते हो ये जो सेकंड स्टेज डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनियस डिमांड, जो हमारे काम में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ उसके जो ग्राफ है ग्राफ बहुत काम का है। इस ग्राफ में क्या बताया गया, ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या फिर इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर धीरे धीरे कम हो रहा है इसका मतलब क्या कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। और जो एक्सिस पे है वो क्या है, टाइम है। तो नो डाउट जैसे जैसे मेरा ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन मेरी क्या होती जा रही, कंज्यूम होती जा रही है। तो मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की BOD क्या हो गई, कंज्यूम्ड BOD। क्योंकि देखो टाइम जब t=0 था, देखो अभी देखते हैं इसको, जब मेरा टाइम यहाँ पे t=0 था तो उसको मैंने बोला इनिशियल BOD या अल्टीमेट BOD। ठीक है, देखो इसको L0 से शो किया मैंने। ठीक है, जैसे ही मेरा टाइम बढ़ता गया तो ये जैसे टाइम मेरा बढ़ता गया तो मेरी BOD की वैल्यू क्या हो गई, घटती गई। ठीक है ना, तो ये टोटल मेरी BOD थी यहाँ तक की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जैसे मैं पहुँचा मेरी BOD क्या होगी, कम हो गई। तो ये मेरी कौन सी होगी, BOD कंज्यूम्ड हो गई। ठीक है, और इसके नीचे वाली कौन सी होगी, मेरी BOD रिमेन हो गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नीचे आ जाइए, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज BOD का। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये क्या बता रखा है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज अज्यूम टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज एट द टाइम। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे। प्रोपोर्शनल नेगेटिव साइन क्यों लगाए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये पूछा गया गेट सूत्र के अंदर। इसके बाद क्या किया मैंने, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया और प्रोपोर्शन साइन बना दिया। तो क्या आ गया, कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर घटते जा रहे हैं। ये देखो इसके बाद ये स्टेप आ गया, के कॉमन ले लिया मैंने, लिमिट लगा दी t=0 पे, t=0 पे स्टार्टिंग में मेरी जो BOD थी कितनी थी, L0 थी इसको, और किसी टाइम t पर ये थी LT। ठीक है, तो सॉल्व किया मैंने इसको, फाइनली सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आया वो क्या है, वो रिजल्ट सिंपल आया है कुछ इस तरीके से कि LT=L0 आप चाहे L0 को स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे ने LT स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी कौन सी हो गई, दिस इज़ वॉट, ये मेरी होगी रिमेनिंग। ये क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग, मतलब इतनी BOD बची हुई है। ठीक है, तो रिमेनिंग इतनी है, टोटल L0 थी। अब यहाँ पर देखो ये छोटी सी गलती हुई है कि यहाँ पर ये कुछ या तो कैपिटल में आएगा या स्मॉल में आएगा। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं कैपिटल में, ये L0 कैपिटल में है, ये भी क्या है कैपिटल में, कुछ L0 कैपिटल में, तो ये भी क्या है L0। तो L0 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो जैसे कि कॉमन लिया तो क्या जाएगा 1 - e⁻ KT, ये क्या होगा, BOD कंज्यूम्ड हो गया मेरा। ठीक है ना, ये था मेरा नेचुरल बेस ई था। जब मेरा यहाँ पर लॉग बेस 10 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। देखो यहाँ पर भी लॉग बेस 10 है, ये इक्वेशन ऊपर लिखी हुई थी हमारे पास, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2.303 से डिवाइड किया, ये आ गया मेरे पास बेसिकली। तो मैं सॉल्व करूँगा इस चीज़ को, मैथमेटिक्स है, टफ पार्ट नहीं है। फाइनली ये क्या आ जाएगा मेरे पास, LT=L0 10⁻⁻⁴34 KT। ये क्या है, जब बेस 10 हो तो ये मेरा रिमेनिंग है। कंज्यूम कौन सी हो जाएगी मेरी, दिस इज़ माई कंज्यूम, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मेरी कंज्यूम हो जाएगी। और यूनिट ऑफ K और KD क्या होगी, 1/टाइम होगी, 1/टाइम होगी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ क्यों होगी आपको 1/टाइम लेक्चर के अंदर। तो ये यूनिट ऑफ K and KD है। ठीक है, ये लिखा हुआ है K and KD आर डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, मेरे देना K and KD आर डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट,
the oxygenation constant respect which signify the rate of BOD reaction without affected the ultimate BOD। मतलब ये जो K और KD हैं ये अल्टीमेट BOD को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। डिपेंड करेगी, जो वैल्यू है कि डिपेंड करेगी जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे उस टाइम सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू दी हुई है के और के डी की, तो आपको ये बिल्कुल याद रखनी है। उसके बाद ये है कि मान लो के डी की वैल्यू किसी दूसरे टेम्परेचर पे निकालनी हो और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी गई हो, ठीक है। अगर के डी की वैल्यू किसी दूसरे टेम्परेचर पे निकालनी हो और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी गई हो तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है के डी 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 T-20, ठीक है ना। तो ये जो के डी की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मल्टीप्लाई में क्या है 1.047, पावर में क्या है T-20, ठीक है ना। कभी कभार इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम BOD और COD रेशो की, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आपको कराया अच्छे से, तो आप उसको आराम से क्लास वर्क में देख सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।